Good morning, students. Today I will further continue the revision of third chapter of history, which is in the earliest cities. Food for people in the cities, नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन. While many people lived in the cities, others living in the countryside grew crops and reared animals. बच्चों, लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे. वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे. These farmers and herders supplied food to craft persons, scribes and rulers in the cities. We know from remains of plants that the Harappans gave wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard. किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों, दस्तकारों आदि को खाने के सामान देते थे. पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे. A new tool, the plow, was used to dig the earth for turning the soil and planting seed. जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी. हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे. Real plows, which were probably made of wood, have not survived. Toy models have been found. लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले. As this region does not receive heavy rainfall, some form of irrigation may have been used. इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे. This means that water was stored and supplied to the fields when the plants were growing. संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी. The Harappans reared cattle, sheep, goat and buffalo. Water and pastures were available around settlements. हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे. बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे. However, in the dry summer months, large herds of animals were probably taken to greater distances in search of grass and water. लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था. They also collected fruits like bear, caught fish and hunted wild animals like the antelope. वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे. A closer
लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। द सिटी ऑफ धौलावीरा was located on Khadirwet, also spelled as Bet, in the run of Kutch, where there was fresh water and fertile soil. कच्छ के इलाके में खदिरबेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। Unlike some of the other Harappan cities, which were divided into two parts, Dhaulavira was divided into three parts, and each part was surrounded with massive stone walls with entrances through गेटवेज। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलागिर नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी और इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। There was also a large open area in the settlement where public ceremonies could be held. इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। Other finds include large letters of Harappan scripts that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। This is unique to find as generally inlaid in wood. This is unique to find of generally Harappan writing has been found on small objects such as seal. यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। The city of Lothal stood beside a tributary of the Sabarmati in Gujarat, close to the Gulf of खंभात। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथस नगर ऐसे स्थान पर बसा था। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरिया वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर ईजली अवेलेबल। कैसी जगह पे बसा था? जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल। देयर वाज ऑल्सो ए स्टोर हाउस इन द सिटी, मैनी सील्स एंड सीलिंग। द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन क्ले were found in these storehouse. यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था और इस भंडार गृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं।
A building that was found here the probably a workshop for making beads, spices of stone, half-made beads, tools for bead making and finished beads have all been found here. यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। सील्स एंड सीलिंग्स, मुद्रा यानी मुहर और मुद्रांकन या उसी को मुहरबंदी कहते हैं। Seals may have been used to stamp bags or packets containing goods that were sent from one place to another. मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा। After a bag was closed or tied, a layer of wet clay was applied on the knot and the seal was pressed on it. The impression of the seal is known as a sealing. जिन्हें यानी बच्चों मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को ही मुहरबंदी कहते हैं। इन द सीलिंग वाज इंटैक्ट, one could be sure that the goods had arrived safely. अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई। द मिस्ट्री ऑफ द एंड, सभ्यता के अंत का रहस्य। अराउंड 3900 years ago we find the beginning of a major change. लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। People stopped living in many of the cities. Writing, seals and weights were no longer used. Raw material brought from long distances became rare. अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। In Mohenjo-daro we found that garbage piled upon the streets, the drainage system broke down and new less impressive houses were built even over the streets. मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। Why did all this happen? We are not sure. Some scholars suggest that the rivers dried up. Others suggest that there was deforestation. यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थीं। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। This could have happened because fuel was required for
baking bricks, and for smelting copper, or besides grazing by large herds of cattle. इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के लिए बड़े बड़े झुंडों से चरागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। शीप एंड गोट may have destroyed the green cover. In some areas there were floods, but none of these reasons can explain the end of all the cities. कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। फ्लडिंग और ए रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। इट अपीयर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल। इन एनी केस द इफेक्ट्स of the change are quite clear. ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब, प्रेजेंट डे पाकिस्तान, वर abandoned while many people moved into newer, smaller settlements to the east and the north. आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। न्यू सिटीज इमर्ज अबाउट 1400 ईयर्स लेटर। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इल्सवेयर, अन्यत्र, फाइंड इजिप्ट इन योर एटलस। मोस्ट ऑफ इजिप्ट is a dry desert except for lands along the river नील। बच्चों, अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। अराउंड 5000 years ago, kings ruled over Egypt. These kings sent armies to distant land to get gold. लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। गोल्ड, सिल्वर, ivory, timber and precious stone. They also built huge tombs known as pyramids. तो बच्चों, लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। When they died, the bodies of kings were preserved
and buried in these pyramids. These carefully preserved bodies are known as mummies. राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को ममी कहा जाता था। A large number of objects were also buried with them. These included food and drink, clothes, ornaments, utensils, musical instruments, weapons and animals. उनके शवों के साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थीं। इनमें खाद्यान्न, पेय वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। Sometimes even serving men and women were buried with the rulers. These are amongst the most elaborate burials known in world history. कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेवकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। थैंक यू।